जी गाइस, वेलकम वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। जो जैसा कि प्रॉमिस किया था कि जो 19th ऑफ जैन को आपका जो एपीओ का जो एग्जाम है, इससे पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश जो है वो इस चैनल के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को करवाने वाला हूँ। एमसीक्यूज जो सीरीज हमारी चल रही है उस पे 2 लेक्चर्स हम लोगों ने टेंस पर लिए। 2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, कुछ काम की वजह से कुछ चलो रेगुलर क्लास रहेगी। और जैसा कि ये भी प्रॉमिस रहा था कि आपके एग्जाम से पहले अराउंड 20+ क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो कमिटमेंट मैं जरूर फुलफिल करूंगा। जो प्रीवियस क्लासेस रही है उनका रिवीजन अगर आपने किया है, अब हम आगे वाली जो क्लास हम लेने वाले हैं वो लेंगे प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशन जो आपको बताया कि आपके एग्जाम में है और काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड भी टॉपिक है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन जो है वो रूल से ज्यादा इसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो रूल बेस्ड हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में नए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं इन क्वेश्चंस का जो डिस्कशन आप लोगों के साथ में मैं करूं तो आप अपनी नोटबुक में इनके कॉन्सेप्ट्स जो है उनको भी नोट डाउन करें। एग्जाम से पहले जब जब आपको टाइम मिलता जाए तो नोटबुक से आप उनका रिवीजन करते रहिए। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने, ही बॉट अ वॉच डैश ₹3000। देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसमें प्रेपोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको उसका हिंदी मीनिंग जो होता है, लाइक फ्रॉम का मीनिंग, से, टू का, ऐसे हिंदी मीनिंग नहीं देखने होते। आपको ये देखना होता है कि इस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। यहां पर जब मैं बात करूं ही बॉट अ वॉच, तो वॉच की प्राइस यहां पर बता रखी है। वॉच की प्राइस कितनी है? 3000। ये जो है वो इसकी प्राइस है। और ये ध्यान रखना है कि ग्रामर का रूल है, प्रेपोजिशन का रूल ये कहता है कि जो प्राइस किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी थिंग की अगर हम प्राइस इंडिकेट कर रहे हैं तो प्राइस से पहले हम प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। प्राइस से पहले प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस होगा ही बॉट अ वॉच फॉर ₹3000। यहां पर फॉर का यूज किया जाएगा। जैसे अगर तुम आई बॉट, ये तो हो गया। अगर आप किसी चीज की कीमत पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में कुछ सेंटेंस इस तरीके से लिखेंगे, हाउ मच इज इट फॉर। ये कितने का है? हाउ मच इज इट फॉर। तो ये फॉर है, वो उसकी प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके एग्जाम में रूल्स के साथ साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं उनके भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिक्स प्रेपोजिशन में एक वर्ड मैं यहां पर इसके साथ बता रहा हूं कि जब बात एक्सचेंज की हो तब भी हम प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। एक्सचेंज फॉर होता है, आप अपनी बाइक को किसी दूसरी गाड़ी से एक्सचेंज कर लेते हैं, अब एक्सचेंज फॉर करते हो। तो यहां पर हमने 2 चीजें सीखी कि प्राइस इंडिकेट करने के लिए हम प्रेपोजिशन फॉर यूज करते हैं, एंड सेकंड, एक्सचेंज वर्ड के साथ प्रेपोजिशन फॉर होता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आया, आई प्रेफर मिल्क डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैं मिल्क प्रेफर करता हूं चाय की कंपैरिजन में। प्रेफर होता है जब आप 2 चीजों में से किसी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, आप प्रेफर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर भी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रेफर वर्ड जो है, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, प्रेफर टू होता है। ऐसे कुछ और भी हमारे पास वर्ड्स हैं, लाइक जूनियर, सीनियर, इंफीरियर। इंफीरियर होता है कोई चीज जो घटिया किस्म की है। सुपीरियर। तो ये जो वर्ड्स हैं, प्रायर भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रायर मींस पहले। इन सभी वर्ड के साथ आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। आई प्रेफर मिल्क टू टी। मुझे जो है चाय की तुलना में दूध पीना ब्रेकफास्ट में ज्यादा पसंद है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर THAN लगाकर आंसर इसका मार्क कर सकते हैं, बट गलत है। प्रीफर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, प्रीफर टू होता है।
चीजों को अगर आप इजी वे में लेंगे तो चीजें काफी बेहतरीन और बहुत सिंपल होके आप लोगों को समझ में आने लगेगी। जो चीज पढ़ाई जाए आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं, डाउट्स है तो वो डाउट्स भी आपको क्लियर करने हैं। और ये जो है आपके सामने ये सिर्फ 20 या 20-30 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के लिए भी एक अमाउंट ऑफ जो एफर्ट्स है वो यहाँ पर लगे हैं। आपको सिर्फ ये 30 क्वेश्चंस नहीं समझने हैं, इनको इनके पीछे की मेहनत की भी जो वैल्यू है वो आपको रखनी है। और ये क्वेश्चन नो डाउट आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली एज। काफी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, स्टार बना लो, क्योंकि इसी सेंटेंस से मैं रिलेट करके कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, जब भी बात हो लिखने की राइट, तो हम यूज करते हैं राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेन, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं राइट विद अ पेंसिल। पेन और पेंसिल हो सकता है। यहां पर जब मैंने राइट विद अ पेन और पेंसिल लिखा तो ये जो विद है वो मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है कि इन इंस्ट्रूमेंट का या इन टूल्स की हेल्प से मैं लिखने का एक्शन जो है वो कंप्लीट करता हूं। राइट विद अ पेन एंड राइट विद अ पेंसिल। बट इफ आई से राइट पेन, तो मैं इन यूज करूंगा, राइट इन पेन और राइट इन पेंसिल। अब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ रहे हैं ध्यान से, अगर आपने जो मैंने लिखा वो देखा, तो विद अ पेन, यहां पर आर्टिकल को आप नोट करो। जब आप पेन और पेंसिल के साथ आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं तब आपने लिखा राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेंसिल। बट जब आपने यहां पर ड्रॉप किया आर्टिकल तो इन पेन और इन पेंसिल होता है। यहां पर अब ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन बन गया, लेकिन चलो उसको भी छोड़ें। यहां पर ये मीडियम का मीनिंग कन्वे करता है कि मैं किस मीडियम में लिखता हूं, मैं पेन और पेंसिल से मीडियम में लिखता हूं। तो उसके भी मीनिंग पर भी जाने की जरूरत नहीं है, पीएचडी वर्क है वो हम बाद में कर लेंगे। अभी हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट इंक, राइट पेन, राइट पेंसिल। तो यहां पर ध्यान रखना है, आर्टिकल है पेन और पेंसिल से पहले तो विद, राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेंसिल। बट आर्टिकल ड्रॉप किया तो हो जाता है राइट इन पेन और राइट इन पेंसिल। उसी तरीके से जब आप इंक की बात करते हो तो राइट इन इंक होता है। अब इंक, ब्लू इंक, रेड इंक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंक ही हो। ब्लू रेड किसी भी इंक की हम बात कर सकते हैं। कई बार कई बाइट्स में ऐसा दिया हुआ है कि जैसे किसी पर्टिकुलर इंक का कलर बताने के बाद में इन आता है या विद आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप इंक के साथ में इन का यूज करेंगे। तो ये 5 एक्सप्रेशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है, राइट विद अ पेन, राइट इन पेन और राइट इन इंक। तो लिखने के लिए इंक से लिखने की जब हम बात करते हैं तो राइट इन इंक होता है। द करेक्ट आंसर वुड बी राइट इन इंक। काम सिंपल है, इजी वे में समझ में आ चुका है। ये एक्सप्रेशन जो है ये आपको नोट करके रखनी है। फिर आया नेक्स्ट है, ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश हिंदी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट आरपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अगर आप पिछले जितने भी एग्जाम्स राजस्थान में कंडक्ट हुए हैं, चाहे आप आरपीसी ले लो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम ले लो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी ले लो, जितने भी एग्जाम्स राजस्थान में हुए हैं उसमें प्रपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो बार बार आता है, उनमें ये एक्सप्रेशन है ट्रांसलेट। और आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांसलेट जो वर्ड है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इनटू होता है, ट्रांसलेट इनटू। वैसे ग्रामर का एक रूल है कि जब किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी कंडीशन में परिवर्तन होता है, तब हम इनटू का यूज करते हैं। लेकिन वो रूल भी कई जगह एक्सेप्शन में भी आ जाता है, इसलिए आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनटू। और जब इनटू की बात आ रही है तो एक चीज यहां पर मैं और बता दूं कि हम
जब एग्जाम में आपके सामने वर्ड आए एंटर किसी सेंटेंस में, ठीक है, एंटर के बाद अगर इनटू दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो वो किस कंडीशन में सही माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंटर इनटू के बाद में अगर किसी प्लेस की बात आ रही हो तो वो जो इनटू है वो नहीं आएगा, ठीक है। एंटर के बाद अगर कोई प्लेस है तो इनटू नहीं आता है, और अगर एंटर के बाद वर्ड आया हुआ है डिस्कशन, वर्ड आया हुआ कॉन्वर्सेशन, वर्ड आया हुआ है एग्रीमेंट, अगर ये आया हुआ है तो आप एंटर के साथ में इनटू यूज करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? जैसे मैंने लिखा अ स्नेक एंटर्ड डैश हिज रूम और he quickly entered dash a conversation। और ऑप्शन में अगर दिया जाए इन इनटू विद और नो प्रेपोजिशन, अगर ये चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जाए, ठीक है। नो प्रेपोजिशन मींस यहाँ पर किसी भी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, काम का है, ध्यान रखना है। जैसे जब आपके सामने वर्ड लिखा हुआ आया एंटर, आप यहां पर देखो पीछे रूम आ रखा है, रूम कोई ना कोई प्लेस है, प्लेस होगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आ गया, यानी नो प्रेपोजिशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट जैसे ही आपने देखा एंटर और एंटर के बाद में कॉन्वर्सेशन आया हुआ है, तो हमने यहां पर देखा कि एंटर इनटू डिस्कशन, एंटर इनटू कॉन्वर्सेशन एंड एंटर इनटू अग्रीमेंट होता है, तो यहां पर इनटू का यूज किया जाएगा। अगर रूम, किचन, गार्डन कुछ भी आ जाए तो कोई आर्टिकल, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। बट डिस्कशन, एग्रीमेंट आया हुआ है तो प्रपोजिशन आएगा। तो यहां पर इसको भी आप इंपॉर्टेंट कंसिडर करके मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे भी रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके सामने आया हुआ है मिस्टर शर्मा डील्स डैश स्टील। मिस्टर शर्मा जो है वो स्टील में डील करते हैं, स्टील में डील करने का मीनिंग है उसका बिजनेस है। मिस्टर शर्मा जो है उनका बिजनेस है स्टील का, वो काम करते हैं, स्टील बेचते हैं, स्टील खरीदते हैं। अब जब भी वर्ड एग्जाम में डील आता है तो डील से ध्यान रखना है कि डील के साथ दो प्रपोजिशन एग्जाम में आते हैं, डील इन भी होता है, ठीक है, और डील विद भी होता है। डील इन और डील विद, ये दो प्रपोजिशन जो है वो आ सकते हैं, डील इन, डील विद। डील इन ऑफ थिंग्स, ये बिजनेस की बात आती है, क्या बिजनेस करते हैं, किस चीज में डील करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, तो आप बात करते हैं तो डील इन का यूज करते हैं। तो डील विद कब आता है? जब आप पर्सन्स की बात कर रहे हो। आपको यह आता है कि लोगों से कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए। एक पॉलिटिशियन जो होता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक आम आदमी से कैसे डील करना चाहिए, वो डील विद होता है। वी शुड नो हाउ टू डील विद पीपल, हमें यह आना चाहिए कि लोगों से कैसे बर्ताव लोगों से कैसे बर्ताव किया जाता है, डील विद। और वही अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मेरे फ्रूट का बिजनेस हो तो मैं कहूंगा आई डील इन फ्रूट, मैं फ्रूट बेचता हूं, फ्रूट खरीदता हूं। तो यहां पर स्टील की बात हो गई, इन इन आएगा। और वही अगर होता आई डू नॉट नो हाउ टू डील विद पीपल, मुझे ये नहीं आता है कि लोगों से कैसे डील करना चाहिए, तो यहां पर विद आ गया जब बात व्यक्तियों की हो। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ही डाइड डैश कॉलरा, को
मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं एग्जाम ओरिएंटेड तो है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चंस है जिनसे रिलेटेड नए फैक्ट्स, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस है जिनसे रिलेट करके कई और नए फैक्ट सीखे जा सकते हैं। कहने को 25 क्वेश्चंस है, लेकिन 25 क्वेश्चंस अपने आप में कम से कम 60-70 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जो वर्ड है यहाँ पर डाई, डाई वर्ब जो हो है इसके साथ ध्यान रखना है कि डाई के साथ 3 प्रपोजिशन आ सकती है। डाई फ्रॉम होता है, और किसी भी कारण से मरने की जब बात होती है तो डाई फ्रॉम यूज करते हैं। हंगर, स्टारवेशन, थर्स्ट, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम डाई फ्रॉम यूज करते हैं। एक आदमी फूड पॉइजनिंग से मरा, डाई फ्रॉम। हंगर से मरा, भूख से मरा, डाई फ्रॉम हंगर। प्यास से मरा, डाई फ्रॉम प्यास। बट अगर वही मरने का रीजन कोई डिजीज हो, ऑफ आता है। डिजीज क्या आता है? ऑफ। और फिर आता है इन। इन कब आता है? जब बात हो एक्सीडेंट की, ठीक है, या कोई वॉर या बैटल में किसी की डेथ हो जाए, तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां पर कॉलरा एक डिजीज है, तो डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। आई कैन नॉट अग्री डैश योर प्रपोजल। अग्री आ गया, अग्री के साथ भी 2 प्रेपोजिशन आते हैं, ध्यान रखिए। अग्री टू एंड अग्री विद। अग्री टू कब होता है? जब आप किसी के प्रपोजल से सहमत हैं, किसी प्रपोजल से सहमत है, किसी के डिसीजन से सहमत है, तब आप अग्री टू लगाते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो अग्री विद लगाते हैं। किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो अग्री विद लगाते हैं। आई कैन नॉट अग्री टू योर प्रपोजल टू आता है। आप अगर बात डिसीजन की भी हो तब वो लग सकता है। तो यहां पर अगर ये होता, अगर मैं ये लिखता आई कांट अग्री डैश यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकती, तो यहां पर अग्री विद, यहां पर विद आएगा। आई कांट अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। और अगर ये होता आई कांट अग्री विद योर डिसीजन, योर प्रपोजल, टू लगा दोगे, अग्री टू योर प्रपोजल, करेक्ट आंसर होगी। क्योंकि जो 2 कॉन्सेप्ट लिखाए गए उसको नोट करने, एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा तो वो ये वाला कंसिडर कर लेगा। मतलब कहने का मतलब अग्री टू वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं पूछता है तो वो एग्री विद वाला क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर टारगेट। नेक्स्ट है आपका हिज फादर डील्स डैश शुगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बिजनेस की बात हो रही है, डील इन शुगर, डील्स इन शुगर। द हॉर्स रैन डैश द फील्ड। जो घोड़ा है वो फील्ड में चारों तरफ भाग रहा है, इसके भागने की बात की गई है। देखो बीनीथ, अंडर, अंडरनीथ आप सबको पता है नीचे, ये तो गलत हो गया। अक्रॉस की बात होगी, अक्रॉस का मीनिंग समझ लो। क्रॉस का मीनिंग होता है वन साइड टू अनदर। भाई घोड़ा जो है वो फील्ड में एक किनारे से दूसरे किनारे पर भाग कर जा रहा है, वन साइड टू अनदर, क्रॉस। ए इज द करेक्ट आंसर। द हॉर्स रैन क्रॉस द फील्ड। और अब देखो अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी होता, अ ब्रिज is being built dash the river। देखो बात को समझना, नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने की बात यहां पर की जा रही है। और सिंपल सी बात है, ब्रिज कब बनेगा? इस साइड से इस साइड तक ले जाया जाएगा, ऑब्वियसली प्रेपोजिशन आना चाहिए क्रॉस। सर्दी में हम लोग जैसे मफलर रखते हैं गले में, गले में जैसे मफलर डाला वो एक साइड से दूसरे साइड तक, दैट इज क्रॉस। तो यहां पर आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट है 10 पीपल वर किल्ड व्हेन अ बस कोलाइडेड डैश विद। 10 लोग जो है वो मारे गए, बस जो है वो किसी कार से कोलाइड हुई।
कोलाइडेड, कोलाइड का मीनिंग समझ लो, कोलाइड का मीनिंग होता है हिट कर। जब कोई चीज किसी से टक्कर जाए, टकराहट को बोलते हैं कोलाइड। ठीक। और कोलाइड, तो ध्यान रखना कोलाइड के साथ प्रपोजिशन आता है विद, कोलाइड विद होता है ये। वैसे कोई देखो रूल्स हम समझ ही रहे हैं, रूल्स के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, एक लिस्ट बना के साथ साथ चलना है। जैसे कोलाइड विद आ गया तो कोलाइड के साथ में विद होता है, कोलाइड विद होता है, अब रूल्स नहीं है, फिक्स्ड है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, नई नई चीजें पढ़ते रहेंगे, ऐसी चीजें आएगी हमारे सामने, उनको नोट करना है। जो आपको पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता है उनको नोट करो। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, प्रेफर के साथ टू आता है, जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर के साथ टू आता है। तो वैसे ही जो वर्ड कोलाइड है, कोलाइड के साथ प्रपोजिशन विद आता है, कोलाइड विद आता है। 10 people were killed when a bus collided with a car. Option B is the correct answer. The mountain in the north are always covered dash snow. Covered. Cover के साथ भी with आता है, covered with. अब लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रपोजिशन भी बता दूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें याद भी रहेगी। कवर्ड विद होता है, माउंटेन इज कवर्ड विद स्नो, स्नो बर्फ से कवर्ड है। फिर आया हुआ है ही लिव्स डैश बैगिंग। लिव का मीनिंग वैसे रहना होता है, लेकिन यहां पर बात जो की जा रही है वो मीनिंग कुछ और है। एक होता है लिव ऑन और एक होता है लिव बाय। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना। लिव ऑन, लिव बाय। लिव ऑन कब यूज करते हैं? जब आप बात कर रहे हैं फूड की, क्या खाकर आप जिंदा रहते हैं। जैसे एक गाय, काउ जो है वो घास घास खाकर जिंदा रहती है। काउज लिव ऑन फूड, ग्रास। और लिव बाय कब यूज करते हैं? जब आप बात प्रोफेशन की कर रहे हो, जब आप इनकम के सोर्स में बात कर रहे हो, आप अपनी इनकम के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या काम करते हैं। मैं पैसे कमाने के लिए मैं टीचिंग करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? आई लिव बाय टीचिंग। और मैं क्या खाता हूं? मैं जैसे मुझे चाय पीने का शौक है, तो मैं कह सकता हूं आई लिव ऑन टी। ही लिव्स बाय बैगिंग। एक इंसान है जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, तो ही लिव्स बाय बैगिंग। फिर आ गया रवि इज मैरिड डैश अ कजन ऑफ माइन। रवि की शादी जो है वो मेरे किसी कजन से हुई है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, मैरिड जो होता है, मैरिड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस गलतफहमी में होंगे कि मैरिड विद होता है, मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है। रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन, मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन। इनवाइटेड मी डैश, ये भी वर्ड अक्सर जो हम इंडियन इंग्लिश के अंदर तो वैसे फ्रीक्वेंटली इसको गलत बोलते हैं, आप न्यूज़पेपर में, इंडियन राइटर्स की बुक्स में आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक यूसेज से पूछे जाते हैं। तो इतनी सी बात आपको और ध्यान रखनी है। तो जैसे इनवाइट है, इनवाइट अपने साथ में फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू। बहुत सारे बच्चे इनवाइट फोर लगा देते हैं क्योंकि हिंदी मीनिंग में फोर ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, इनवाइट फोर लगाते थे, जबकि करेक्ट क्या होगा? इनवाइट टू, शी इनवाइटेड मी टू ये। और यहां पर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आप उसकी सफलता पर, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन आप कर रहे हैं। यू कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, नॉट फॉर माई सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट एग्जाम में आ जाए तो प्रेपोजिशन और ध्यान रखना आपको, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। द प्रिजनर स्केप्ड डैश द प्रिजन। स्केप का मीनिंग आप लोग ज्यादा बेटर अच्छे से जानते हैं कि स्केप का मीनिंग होता है जब कोई कैदी जेल से बचकर निकल जाए, भाग जाए, उसको स्केप बोलते हैं। स्केप का मतलब उसको दूर होने का, डिटैच होने का सेंस यहां पर आ रहा है। ऐसे जो वर्ड्स, ठीक है, जिसमें दूर होने का सेंस आता है, उनमें प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। स्केप फ्रॉम होता है, स्केप
फ्रॉम, प्रिजनर स्केप फ्रॉम द प्रिजन। ये लो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जेल, जो कैदी है वो जेल से बचकर भाग गए, स्केप फ्रॉम। मैं कहूं जैसे डीडीएलजे मूवी में सिमरन के फादर ने सिमरन को क्या कहा था, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उसने फ्री कर दिया था उसको। तो फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम फ्रॉम ऑल द बाउंडेशंस, फ्री फ्रॉम होता है। तो वैसे ही स्केप फ्रॉम होता है। इज ब्लाइंड डैश हिज डिफेक्ट्स, ब्लाइंड वर्ड आ गया। इसमें भी एक शानदार सा कॉन्सेप्ट देखो, जब बात ब्लाइंडनेस की हो तो इंसान दो तरह से ब्लाइंड हो सकता है। इंसान दो तरह से ब्लाइंड हो सकता है। एक फिजिकल ब्लाइंडनेस, फिजिकल ब्लाइंडनेस, फिजिकल ब्लाइंडनेस का मीनिंग हुआ कि कोई इंसान जो है वो आंखों से अंधा है, कोई इंसान आंखों से अंधा है। फिजिकल ब्लाइंडनेस में भी ध्यान रखना है कि ब्लाइंड ऑफ आता है। अब जब बात कर रहे हैं आप वन आई की और बात कर रहे हैं बोथ आईज, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिए। अगर मैं कहूं ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, करेक्ट है। वही अगर हो ब्लाइंड डैश लेफ्ट और राइट आई, जब आई को पर्टिकुलराइज कर लें कि किस आंख से अंदर है तो ब्लाइंड इन आता है। ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई। और सेकंड जो ब्लाइंडनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो होती है मेंटल ब्लाइंडनेस, वो होती है मेंटल ब्लाइंडनेस। और मेंटल ब्लाइंडनेस का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम किसी की कमियों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मेंटल ब्लाइंडनेस का मीनिंग क्या हुआ, इग्नोर। मेंटल ब्लाइंडनेस का मीनिंग हुआ इग्नोर। बीइंग ए टीचर हमें अपने स्टूडेंट्स की बहुत सारी कमियों को, गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है, उस वक्त प्रपोजिशन टू आता है। तो यहां पर ही इज ब्लाइंड डैश इज डिफेक्ट्स, वो अपनी खुद की कमियों के प्रति वो बंदा है, ब्लाइंड टू आएगा। लेकिन वही अगर ये होता ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, तो आपको पता है ऑफ आ जाता, और लेफ्ट और राइट आई होता तो इन आ जाता। तो ये भी इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछे, ध्यान रखना है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। फिर आया द ओल्ड लेडी वॉज डिप्राइव्ड डैश हर ओनली सन। डिप्राइव होता है वंचित, जब किसी इंसान को किसी से अलग कर दिया जाता है डिप्राइव। तो डिप्राइव वर्ड जो है, इस डिप्राइव के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो ऑफ होता है। डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ, ये लो द ओल्ड लेडी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हर ओनली सन, ये लो प्रेपोजिशन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला। ये क्वेश्चन भी है, आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है जब पेपर का लेवल थोड़ा सा भी सिंपल करना हो। पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सीख लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, जब आप घड़ी से समय पूछते हैं तो टाइम बाय होता है, टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आप किसी से पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, तब आप कहते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। बहुत सारे बच्चे हिंदी के अकॉर्डिंग इन लगा देंगे, जबकि करेक्ट होगा बाय। यहां पर आया हुआ है वर्ड डैश वर्ड ट्रांसलेशन इज समटाइम्स रॉन्ग। कई बार हम क्या करते हैं, शाब्दिक ट्रांसलेशन कर देते हैं। जैसे आम आदमी, तो आम आदमी के लिए हमने मैंगो मैन कह दिया, क्योंकि मैंगो मैन नहीं होगा, आम आदमी के लिए जो वर्ड होगा वो होगा कॉमन मैन। ऐसा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो वैसे ही शाब्दिक ट्रांसलेशन जो होता है उसको हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कहते हैं। कुछ लोग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर देते हैं, वो भी गलत है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर देंगे, वो भी गलत है। करेक्ट क्या होगा, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज समटाइम्स रॉन्ग। करेक्ट आंसर रहेगा फोर। कैटल फीड डैश ग्रास, अभी हमने फीड, अभी थोड़ी देर पहले लिव ऑन पढ़ा था हमने। लिव ऑन क्या खाकर सरवाइव करते हैं, उसी तरीके से आ गया फीड ऑन ग्रास।
कैटल मवेशी जानवर जो होते हैं वो घास खाकर जिंदा रहते हैं, तो फीड ऑन ग्रास यहाँ पर करंट रहेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क इज सॉल्ट बाय सॉल्ट बाय द लीटर। मिल्क इज सॉल्ट बाय द लीटर। देखो, कोई चीज आप जब खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसकी जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती है उसके लिए आप बाय लगाते हो, ठीक है। कैसे? हाँ, जैसे बनाना की अगर हम बात करें, कुछ जगह बनाना जो होते हैं वो किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, कुछ जगह डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन ईयर। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन ईयर। बनाना यहाँ पर डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, बाय द डजन, बाय द किलो, ऐसा करेक्ट यहाँ पर यूसेज रहेंगे। डू नॉट लीन डैश द वॉल। आप सब लोग जानते हैं लीन का मीनिंग होता है सपोर्ट, झुकना। लीन का मतलब जब मैं दीवार का सहारा लेकर झुक जाऊं उसको बोलते हैं लीन। यहां पर जब आदमी लीन झुकेगा तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट किसका लेगा? वॉल का। अगेंस्ट यहां पर आना चाहिए, लीन अगेंस्ट होता है। लीन अगेंस्ट, अगेंस्ट का मीनिंग यहां पर है सपोर्ट। अगेंस्ट का मीनिंग हुआ सपोर्ट। जैसे कि अगेंस्ट का मीनिंग किसी के खिलाफ भी होता है, ऑपोजिट, ठीक है। अगेंस्ट का मीनिंग सपोर्ट के लिए भी आता है। और सपोर्ट कौन सा? जब इंसान ऐसे सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। जब हमें दीवार की पेंटिंग करनी होती है, व्हाइट वॉशिंग करनी होती है, तो जो लैडर है, सीढ़ी, उसको हम दीवार का सपोर्ट देकर ऐसे खड़ा कर देते हैं, दैट इज अगेंस्ट। ऑप्शन ए जो करेक्ट होएगा। वी कैन नॉट सी डैश आईज। तो सिंपल सी बात है, मीनिंग की बात करें, वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते आंखों के बिना। ऑब्वियस, विदाउट मीनिंग क्या आ रहा है? विदाउट आईज, हम आंखों के बिना देख नहीं सकते। आप अगर इसको थोड़ा सा भी सेंस भी समझोगे तो भी आप लगा दोगे। विद लगाते हो तो देखो गलत हो जाएगा। हम आंखों से तो देख सकते हैं, आंखों के बिना नहीं देख सकते। अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा होता, वी सी डैश आर आईज, हम आंखों से देखते हैं, तो वी सी विद आर आईज। वी ईट विद आर फिंगर्स, हम उंगलियों से खाना खाते हैं। विद, ईट विद फिंगर्स, सी विद आईज। तो यहां पर ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आया वी थैंक, ओके सॉरी, द टैंक डैश, द टैंक अबाउंड्स डैश फिश। बाउंड होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। ये एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बाउंड के साथ इन आता है, वैसे बाउंड के साथ विद भी आता है। वो ऑप्शन में इन और विद दोनों में से एक होगा, वो लगा दो। यहां पर क्या दिया हुआ है? इन। एग्जाम में पूछा जाए, ऑप्शन में इन नहीं है तो विद, और विद नहीं है तो इन, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार एग्जामिनर ने गलती कर दी है। एक एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर के किसी एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर हो सकता है या ग्रेड 2 का, आरपीसी ग्रेड 2 का एग्जाम था, उसके अंदर ये पूछा गया था और गलती से बाउंड इन और विद दोनों ही ऑप्शन में दे दिए थे। उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और आप तो वैसे भी लॉ के फील्ड से हो, आपके एग्जाम में तो गलती देने की कोशिश कर भी नहीं सकता। बाउंड इन फिश यहां पर या विद हो सकता है ऑप्शन में हो तो। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, शी इज डैश द स्टडी टेबल। आप स्टडी टेबल पर हो, इट मींस आप अपने लोकेशन की बात कर रहे हो, तो एट द स्टडी टेबल होता है, लोकेशन के लिए एट आता है। लेकिन अगर वही सरफेस की बात हो, उसके ऊपर होने की बात हो, तो आप ऑन का यूज करते हैं। तो यहां पर शी इज एट द स्टडी टेबल। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स तो टेबल के ऊपर है तो ऑन, आप टेबल के ऊपर नहीं, आप टेबल के साइड में बैठे, लोकेशन की बात कर रहे हैं, अब आप एट का यूज कर देंगे। तो ये तो हमारे 25 क्वेश्चन है। अब जैसे मैं बार बार कह रहा था कि फिक्स प्रेपोजिशन के यूसेज पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फिक्स प्रेपोजिशन के जो मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा, ऑल्दो आपके नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी ध्यान रखने हैं। अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड डरा, अफ्रेड डरा हुआ, जब आप यूज करते हैं ही इज अफ्रेड ऑफ
इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड ऑफ होता है। डिवोट टू, किसी के लिए समर्पित है तो डिवोट टू। आई एम डिवोटेड टू माई टीचर, मैं अपने टीचर के लिए समर्पित हूं। आई एम डिवोटेड टू। डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित, अभी हमने पढ़ा था, वापस आया हुआ है। डिफरेंट फ्रॉम, जब आप किसी से अलग हैं, डिफरेंट फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। माई शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अबाइड बाय, पालन, अबाइड बाय फॉलो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, अबाइड बाय। एब्सेंट फ्रॉम, मैंने क्या कहा था, डिटेच होने का, अलग होने का सेंस है, क्या आता है, फ्रॉम, आप कर दोगे एब्सेंट फ्रॉम। एडमिट टू, जब आपने किसी को किसी के अंदर शामिल कर दिया, एडमिट करवा दिया, एडमिट टू आता है। चार्ज विद, अब ये चार्ज वो वाला बैटरी चार्ज करने वाला नहीं है, ये चार्ज का मतलब ब्लेम, आरोप होना। किसी व्यक्ति पर अगर खून का आरोप है तो चार्ज विद मर्डर, कैसे हम लोग यूज करते हैं, चार्ज विद आता है। ये तो आप जानते होंगे। इल विद, जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ही इज इल विद फीवर, इल विद फीवर, वो बुखार आ रखा है, बुखार से वो बीमार है, तो इल विद आता है। विद अ व्यू टू, के उद्देश्य से, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू और एडिक्टेड टू, ये आप यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, डिटेच होने का, दूर होने का सेंस आता है तो फ्रॉम को प्रायोरिटी देते हैं। प्रिवेंट का मीनिंग किसी को कहीं से रोकना, रिफ्रेन किसी चीज से बचना, अब्सटेन भी यही है, डिबार का होता है एग्जाम देने से रोकना, हिंडर का मतलब काम करने से रोकना, बाधा उत्पन्न करना। इन सब में प्रपोजिशन फ्रॉम आया हुआ है, तो आपको याद रखना भी आपके लिए इजी होगा। प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम, बीवेयर ऑफ, ये तो आप लोग जानते हैं। एक टाइम था जब लिखा जाता था अतिथि देवो भव, आज टाइम है कि लिखा जाता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान, बीवेयर ऑफ। फॉन्ड ऑफ, शौकीन, चाय पीने के शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ। अवेल ऑफ, फायदा उठाना, अवेल ऑफ, ये मार कर लो, नाम का है अवेल ऑफ। ये भी हम लोग शॉपिंग करते हैं तो कई बार हम देखते हैं अवेल ऑफ होता है किसी चीज का फायदा उठाना। डिजायर फॉर और डिजायरस ऑफ, देखो आई डिजायर फॉर मनी, आई एम डिजायरस ऑफ मनी, तो डिजायर आता है इच्छा, डिजायर के साथ फॉर आता है, जबकि डिजायरस ऑफ होता है, ये भी ध्यान रखना। एग्जामिनर देखो सिमिलर से वर्ड है, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपने देखा कि ये 25 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने प्रेपोजिशन के बहुत सारे सेंटेंस और साथ में ऐड करके कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसकी तरह ऐड करके आप लोगों को पढ़ा दिए गए। ये इंपॉर्टेंट एक रिसर्च वर्क के बाद आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। मेरी मेहनत अगर आप लोगों के काम आ रही है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस काम के हैं, अच्छे हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो जरूर आप लोग अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और सेशन अगर यूजफुल लगे अपने बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी आप जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल ट्राई करूंगा कि 2 लेक्चर्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊं, जो 2 दिन का लॉस हुआ है वो यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूं। 2 लेक्चर्स आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट।